जीतने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो है वो भरपूर तैयारी तमाम जमातें कर रही हैं और जो है वो रैलीज के इनेकाद किए जा रहे हैं, जल्द से मुनक्किद किए जा रहे हैं। और जो 9 जुलाई जो इतवार का दिन है, वैसे देखते हैं काफी ज्यादा ये कैंपेन्स जब चलती हैं तो कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया, कोई कैंप्स के दरमियान आमने सामने कैंप लगा के कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ पार्टीज के दरमियान में। देखिए सादिया, मैं आपको बताऊं कि माजी के अंदर जो है कराची में जो भी इंतखाबात हुए खासी उसमें जो है वो मारा मारी जो है हुई है। तहम इस मरतबा जो है चूँकि MKM की खैर जो है वो अपोजिशन उस तरह नहीं है जो कि माजी में हुआ करती थी, लेकिन कल जब शाह महमूद कुरैशी वहाँ पहुँचे हैं उस हल्के के अंदर, तो जो है वो उनके कारकुनान और MKM के कारकुनान के दरमियान जो है कुछ जो है वो तलकलामी जो हुई थी, लेकिन ताहम शाह महमूद जो कुरैशी जब पहुँचे हैं उसके बाद उन्होंने जो है वो मामला रफा दफा करा दिया। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें मौजूद जरूर हैं, लेकिन इसीलिए जो है तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है और उसके अंदर और बाहर जो वो रेंजर्स और पुलिस एहलकार जो मौजूद करार दिया गया है। और डेफिनेटली जिस दिन ये होगी मुहिम चल होगा उस दिन सिक्योरिटी भी सख्त की जाएगी। गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताया कि कराची में असेंबली की नशिस्त PS 114 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से महमूदाबाद को सियासी जमातों के पार्टी परचम और कायदीन की तस्वीरों से तो सजा दिया गया, लेकिन टूटी फूटी गलियों और सड़कों से लोग परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है सियासी जमातें इतनी मुशक्कत उम्मीदवार की कामयाबी के बजाय इलाके की सूरत हाल के लिए करती तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं हम देखते हैं कि गली महलों की हालत सुधरने लगती है और फिर इलेक्शन के बाद फिर से वही हाल हो जाता है। और एक बार फिर बात करते हैं डॉलर की कदर की। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में एक रोज के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हुआ जो 44 माह की बुलंद तरीन सतह 108 रुपए तक पहुंच गया। डॉलर की कीमत में इजाफे से एक तरफ बरामदात में इजाफा होगा, वहीं दूसरी तरफ अवाम को महंगाई में इजाफा भी भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 10 पैसे इजाफे से 108 और ओपन मार्केट में 3.5 रुपए बढ़कर 108 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंची है। और क्या करें जी, इसीलिए तो तमाम इन्वेस्ट जारी है। वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे ढेर सारी बातें ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक में बहुत सारी चीजें अपनी सोच के बैठे होते हैं कि हमने ये करना है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी से हो जाए, लेकिन वो ब्रेक खत्म हो गई और हम लोग के काम में मुझे अपने बाल ठीक करने होते हैं, पानी पीना होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से बात करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी पनामा JIT के सामने पेश हो गई। पेशी के बाद मरियम नवाज का लहजा इंतहाई सख्त रहा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रही थी। मीडिया से गुफ्तगू में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद भी कर डाली। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। मरियम नवाज JIT में पेशी के मौके पर पुरएतमाद थीं, लहजे में सख्ती भी थी और मुखालिफिन के लिए ललकार भी। मरियम नवाज ने वजीर आजम के सियासी अज़्म का फलसफा भी वाज़े किया। वजीर आजम की बेटी ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा कि बेहतर है वजीर आजम को खामोश रहने दें। मरियम नवाज ने तंज़न मशवरा दिया कि मुखालिफिन वजीर आजम को रोक लें, वरना वो 2018 में एक बार फिर हुकूमत बना लेंगे। इन्होंने पेशियों के पीछे छुपे मुखालिफिन के एजेंडे की भी वजाहत की। मरियम नवाज ने कहा कि इल्जामात लगाने वाले कुछ भी साबित नहीं कर सके। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम अस्सलाम। ठीक नफीस भाई, JIT को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, हमने सारी खबरें भी उसी की पढ़ी हैं, जो कल हुई पेशियां वो सारी आज डिस्कस की। आज की पेशियां तो फिर आज ही देखी जाएंगी। आप मुझे ये बताइएगा, जॉन मैकेन के हवाले से कुछ अच्छा सा डिस्कशन कर रहे थे हम ब्रेक में, तो अगर उसके हवाले से पता चले कि उन्होंने वहां जाके क्या क्या पैंतरे दिखाए हैं और यहाँ पर उनकी क्या किस किस्म की स्टेटमेंट्स थी, तो ये दोनों का जरा कंपैरिजन कीजिएगा। बिल्कुल सारिया, हमारी डिस्कशन तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जॉन मैकेन की स्टेटमेंट जो है बड़ी मनफी है। उन्होंने जाके यहाँ तो देखें बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मतलब मुझे शौक हुआ है कि इन्होंने ये
वाइप आउट कर दिया है टेररिस्ट को, और बड़ा उन्होंने तारीफ़ें की पाकिस्तानी अफवाज की भी और उसकी भी। लेकिन वहाँ काबुल जाते ही जब वो मंगल को वक्त, ये 5 रुकनी वक्त जो है ये काबुल पहुँचा, तो उन्होंने बिल्कुल एक गिरगिट की तरह अपना रंग बदला, और वहाँ उन्होंने बाकायदा, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिसको धमकी तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर हक्कानी नेटवर्क के हवाले से या दहशतगर्दों के हवाले से अपना रवैया तब्दील ना किया, तो फिर अमेरिका को भी अपना बहैसियत कौम अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट, और फिर साथ में उनके जो अफगानी सदर थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि अमेरिका की निगरानी में पाकिस्तान के साथ मुश्तरका कार्रवाई की जाए। इस तनाजुर में इदारिये और इदारती नोट्स ये कह रहे हैं, तीनों तकरीबन देखें, डॉन ने लिखा इंडो इसराइल एम्ब्रेस, ये मूडी और तल अबीब जो गए वहाँ उसके हवाले से उन्होंने लिखा, वही सारा एक पैराडाइम जो बन रहा है। और इन्होंने कहा कि जंग का आया कि कुर्र अर्ज़ पर जंग के बढ़ते साए, एक्सप्रेस का है कि जॉन मैकेन की जानहाना गुफ्तगू, यानी कि तमाम इदारे इस बात पर कर रहे हैं कि जंग के साए मंडला रहे हैं। कुछ ने तो कैनवस अपना बड़ा रखा है, कुछ इदारे जो एडिटोरियल्स हैं उन्होंने जॉन मैकेन की स्टेटमेंट भी रखा है, और ये कहा गया है कि क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने चाह रहा है, नजरसानी हो रही है। इस हवाले से यहाँ पर बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाती है जो हम शुरू से अपने एडिटोरियल्स को डिस्कस करते थे जब अमेरिका के हवाले से, कि जी अभी उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो रही है। देखें, ट्रंप ने जितने दौरे किए हैं उसके बाद से उनका स्टांस भी चेंज हो रहा है, और अब G20 से जो इसकी कड़ियाँ मिलेंगी जाके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि रूसी सदर पुतिन और ट्रंप, देखिए बात असल में मसला ये कि इनके दौरे का यहाँ असल मकसद ये था कि अमेरिका की, इससे पहले हम खबरें सुन रहे थे कि अमेरिका ने एक कहा था टैसिटली, एक सिग्नल कन्वे कर दिया था कि पाकिस्तान में के सरहदी इलाकों में कार्रवाई खुद कर सकता है अमेरिका। इस तनाजुर में पाकिस्तान का दौरा करना और अफगानिस्तान जाना ये मायने रखता है। खटक रही थी एक चीज कि इससे पहले डेलीगेशंस आते रहे हैं अमेरिका की जानिब से, बड़े बड़ी शख्सियात यहाँ पर तशरीफ लाती रही हैं, लेकिन किसी ने इस तरीके से जाके ज़मीनी हकाइक का जायजा नहीं लिया होगा जिस तरीके से अब ये लास्ट ट्रिप में हुआ है। देखें, वो तो चले विजुअल्स के जरिए भी दौरे कभी-कभी जायजे करते लेते हैं हैं, पाकिस्तान में, यहाँ आते हैं, दौरे करके तारीफ करके चले जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप ये देखें ना, बात जैसा ये देखा जा रहा है कि अगर आप देखें, एक तो शुमाली कोरिया ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, एक वहां पर हो रहा है, बड़ा मसला हो रहा है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि कतर और सऊदी अरब, ममालिक और बहरीन और इनके साथ जो ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो रहे हैं, और वो भी कब हुए जब डोनाल्ड ट्रंप का विजिट हुआ, उसके फौरन बाद सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए। फिर पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, भारत और तल अबीब और जो इसराइल जो है उसका गठजोड़ बढ़ने जा रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खूब बातें की, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमास में और ये लश्कर तैयबा में कोई फर्क नहीं है और हमारे दुश्मन मुश्तरका दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। तो ये जो चेंज पैराडाइम है, इसके हवाले से पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज को जो ना वो रिव्यू करना चाहिए अपने दोस्तों। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं उसके हवाले से बात की। अब पाकिस्तान के अंदर, या फिर आपके पास पाकिस्तान के अंदर की कोई खबर जिसको आपने डिस्कस किया हो इन अदारियों में? जी हाँ, एक छोटा सा एक अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची रजिस्ट्री है उसने, आपने हमें देखा कि कराची के कचरा एक मुहावरा बन गया, कराची का, ठीक है ना, कराची नई तो, लेकिन ये कि जस्टिस गुलजार की सदारत में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री ने हुक्म सादिर फरमा दिया है, इंतजामिया को हुक्म दे दिया कि कराची के कचरे को निजात दिलाई जाए, ये साफ सफाई की जाए। और ये इदारती नोटिस पर आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये हुकूमत का काम है, लेकिन अदलिया को ये काम करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि वजीर आला ने अपना रेंज संभालते उन्होंने पहला काम किया, मैं कराची का कचरा साफ कर दूंगा। फिर हमारे मेयर ने 100 रोज़ा मुहिम शुरू की, उन्होंने कहा कचरा साफ कर देंगे, लेकिन फंड्स की कमी और इन इंतजामिया की आपस की जो वो है उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे एक चीज़ जो है ना वो समझ में ये नहीं आती कचरे के हवाले से, सफाई के हवाले से। जब आप बात करते हैं बल्दिया की तो वो मेयर कराची कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वज़ीर आला सिंध आते हैं कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं। फिर आए दिन खबर लगती है, अभी भी रिसेंटली खबर लगी हुई थी कि जी शाम को जो है स्प्रे हो रहा है, मुहिम चल रही है, सफाई मुहिम चल रही है। 100 रोज़ा मुहिम भी खत्म हो गई, कचरे के मसले हल नहीं हुए। अपनी मदद आपके तहत आवाम गटर के ढक्कन लगवा रही है, अपनी मदद आपके तहत आप बुला बुला के कचरे उठवा रहे हैं। ऐसे कितने फंड्स की जरूरत है कचरा उठाने के लिए? मेरे ख्याल में ये काम अगर सिंध हुकूमत और जो निजी जितनी भी इदारे हैं वो मिलके करें तो कराची से कचरा तो साफ हो ही सकता है। इसमें आपको नाअहली किसकी लगती है? लेकिन फाजिल जज साहब के इसी में एक रिमार्क्स जो है वो काफी और है, उन्होंने कहा कि कराची का बुरा हाल है और अफसरान जो है वो ऊंची इमारतों में बैठे हुए हैं। ये बात से ये बात की खुली निशानदेही है कि
गवर्नमेंट जो है डिलीवर करने में, इंतजामी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम हुई है इस हवाले से। ये तो हम है ना कि ये हमारे पास फंड्स नहीं है, यानी जो आपके पास सही है, अगर काम करने पर आए तो आप एक दूसरे से ताउन करें। ये जो आपस में आप सियासी तौर पर बयानबाजियां करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इसके बजाय काम करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अभी जो PS114 पर जो कैंपेन चल रही है, आपने खबर ही पढ़ी कि आवाम ने कहा कि इतना जोर जो आपने इसकी तैयारी में मारा, इस पर वो तो इलेक्शन आते ही गली मोहल्ले की किस्मत चमक जाती है। लास्ट अगर पूरी एक साल का जायजा लें तो उसमें हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड और 2-3 इस तरह के रोड्स जो बड़ी शाहराएं हैं, शाहरा फैसल है, ये थोड़ी चौड़ी की गई हैं और ये सारी बनाई गई, लेकिन पिछले 3-4 साल में ये नहीं बनी, अब आगे बन रही है क्योंकि अगले साल इस साल इलेक्शन हम देखेंगे कि ये बात सही है। अब देखें ना बारिश के बाद क्या हाल हुआ, यानी कि जो कचरा था वो पानी सड़कों पर आना शुरू हो गया, वो कचरा वो तैरने लगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जो सड़कें बनी थी वो बारिश हुई, लोग मर रहे हैं, करंट लगने से मर रहे हैं, बिजली का ब्रेकडाउन हो रहा है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करेंगे। मतलब आपने प्री प्लान ही नहीं किया, आपने प्री प्लान ही नहीं किया कि आया कि ज्यादा तेज बारिश हो जाए तो आप कराची की सड़कों को कैसे उसको रिमूव आउट करेंगे, वाइप आउट करेंगे। क्या आपको कोई प्लान ही नहीं है? हर जगह अंडरपास है तो वहाँ पानी खड़ा है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको यही सूरत हाल मिल रही है। मतलब हम लोग तो ये दुआ करते हैं बारिश हो, लेकिन बस 2-3 घंटे हो, इतनी ना हो कि जो है वो गलियां साफ सुथरी हो। अच्छा, कोई और एडिटोरियल है? जी हाँ, ये अपने इसके अलावा भारतीय की आबी हवायत के है, क्रिकेट की जीत के हवाले से है कि ये तसलसल जो है बरकरार रखना चाहिए। हमने देखा कितनी ज़बरदस्त किस्म का एक रिसेप्शन दी गई क्रिकेट टीम को, वज़ीर आज़म ने खुद अपनी जो क्रिकेट की जो हिस्ट्री थी, जो अपनी यादें थी वो ताज़ा की, डिस्कस की और खिलाड़ियों की पज़ीराई की गई, उन्हें बाकायदा नक़द नवाज से भी नवाजा गया। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि हम चैम्पियन बन गए और भारत को हरा के चैम्पियन बने। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत को हरा के हम चैंपियन बने। इस हवाले से इदारती नोट ये कहते हैं कि इस तसलसल को, खुशी की इस लहर को हमें आगे बढ़ाना है। बिल्कुल नफीस भाई, बहुत आखिर में आपने बड़ी अच्छी खबर सुना दी और वाकई आप सही कह रहे हैं कि भारत को हरा के हम चैंपियंस बने। तो आर्मी चीफ ने भी उसको सराहा, वजीर आजम ने भी सराहा, पूरी आवाम ने भी सराहा। बहुत शुक्रिया, हमसे डिस्कस कर रहे थे नफीस भाई, और उसी बात को आगे लेकर चलूंगी कि जिस तरीके से अब इज्जत दी जा रही है हमारे क्रिकेटर्स को, उन्होंने जिस तरीके से हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इस पूरी चीज को देखते हुए दुआ यही है कि अपनी इसी फतह को और अपनी फतह के सिलसिले को बरकरार रखे। चले जी, आर्मी चीफ ने भी बहुत तारीफें की हैं और वजीर आजम ने भी। ऐसे ही हमारी क्रिकेट टीम खेलती रहे और नाम बनाती रहे। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि कतर ने अरब मुल्कों के मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अरब मुल्कों ने फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए बायकॉट जारी रखने का फैसला किया है, ताहम पाबंदियों में इजाफा नहीं किया गया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वज़राए ख़ारजा इजलास में सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़रा शरीक हुए। इजलास के एलामिये में कतरी रवैये में तब्दीली तक कतर का सिफारती और इक़्तिसादी बाइकॉट जारी रखने का ऐलान किया गया, ताहम मजीद पाबंदियों का फैसला मुलतवी कर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है मुनासिब वक्त पर कतर के खिलाफ पाबंदियाँ मजीद आयद की जाएंगी जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होंगी। दूसरी जानिब तुर्की ने एक बार फिर कतर की हिमायत का इयादा करते हुए अरब ममालिक की कतर के खिलाफ पाबंदियों पर गुस्से का इजहार और दोहा हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। तुर्क सदर तैयब अर्दोगन ने फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दोहा से किए जाने वाले 13 मुज़ाकरात गैर हकीकी हैं और किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हैं। अहम स्टोरी आपने देखी, नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आपको बताएं कि वेनेजुएला में हुकूमत के हामियों ने कौमी असम्बली पर धावा बोल दिया है। हुकूमत के हामियों ने कई अपोजिशन रहनुमाओं को ज़ुदोकोब का निशाना बनाया और सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। आपको बताएं, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद अफराद हाथों में बंदूक उठाए हुए थे, जबकि हामियों ने कौमी असम्बली की बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हुकूमत के हामी अपोजिशन रहनुमाओं का पीछा करके उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये सूरत हाल आप देखें, किस तरीके से उनको पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, हाथों में डंडे हैं और काफी ज्यादा सीरियस मामला लगता है।
जी आगे बढ़ते और आपको बताएं कि जर्मनी में जारी G20 ममालिक के इजलास के दौरान हुआ अनोखा एहतजाज, जहां हजारों मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान रक्स करके खूब एंजॉय किया। वाह भाई, बड़ा अनोखा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे जिस पर लिखा था कि रक्स करना G20 ममालिक के इजलास से ज्यादा बेहतर है। ओ माय गॉड, सैकड़ों मुजाहिरीन ने रक्स करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चले जी, किस्म किस्म के एहतजाज हो रहे हैं और मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि ये आइडिया जहन में भुगदे से मसाज करवाया जा रहा है। सादिया, मैं ये सोच रही थी कि जरा सा टॉवल हटा और बंदा ऊपर, नहीं ना भी हटा कि जोर से लगा तो भी बंदा ऊपर। लेट्स सी, ये तो जो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको माजी के मारूफ ड्रामा डायरेक्टर हैदर इमाम रिजवी साहब से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे आज की तारीख के हवाले से जो इंतहाई अहम है। आज के दिन क्या हुआ था, क्यों आज का दिन अहम है, आपको बताएं। आज के दिन यानी 6 जुलाई को 1928 में दुनिया की पहली ऑल टॉकिंग मोशन पिक्चर बनाई गई थी। इंटरेस्टिंग। जुलाई 1928 को अमरीकी डायरेक्टर ब्रियान फॉय ने एक क्राइम ड्रामी फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क बनाई थी, जिसकी खुसूसियत ये थी कि दुनिया में बनने वाली पहली फिल्म थी जिसमें किरदार आवाज के साथ एक दूसरे से बात करते नजर आए। इस फिल्म की कुल लागत $23,000 थी और इस फिल्म ने इस जमाने में $10 लाख का बिजनेस किया था। इस फिल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के स्ट्रैंड थिएटर में हुआ था। लोग जोक दर जोक इस फिल्म को देखने आए क्योंकि इससे पहले इन्होंने आवाज के साथ किसी फिल्म को नहीं देखा था। आज की तारीख तो जान ली, अब कुछ बात कर लेते हैं आज की थीम की। आपको बताएं कि पाकिस्तान की ड्रामे हर दौर में दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ते रहे हैं। मौजूदा दौर के ड्रामे अपनी जगह, लेकिन माजी में भी ड्रामे जितने मकबूल हुए हैं इनकी कोई मिसाल नहीं। जी बिल्कुल, उन ड्रामों के बारे में कहा जाता था कि गलियां खाली हो जाती थी अगर कोई ड्रामा की एपिसोड चलने वाली होती थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में माजी में ड्रामों की मकबूलियत की वजह इसकी कहानी के साथ साथ उन ड्रामों की डायरेक्शन भी होती थी। मारूफ ड्रामा डायरेक्टर हैदर इमाम रिजवी से मालूम करते हैं कि वो इस सिलसिले में हमें क्या बताएंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा। पैसे हटा दे मलिका, शाहों की रिवायात में जंजीर हमेशा मौजूद रही है। जितनी पुरानी रवायत है उतनी ही पुरानी जंजीर है, मरम्मत आप करवाते नहीं। पहले के ड्रामे और आज के ड्रामे में फ़र्क सिर्फ इतना है जितना एक समंदर में होता है और एक खड़े पानी के जौहड़ में होता है। आप ये बात सोच लें कि पाकिस्तान टेलीविज़न में ड्रामे का जो उरूज दिया और ड्रामे को जो बैनुल-अक़वामी सतह पे मनवाया, उसका क्रेडिट सिर्फ एक साहब को जाता है। वो साहब थे मरहूम असलम अज़हर। असलम अज़हर को हम बाबाए टेलीविज़न कहते हैं क्योंकि वो ही पाकिस्तान टेलीविज़न को लाए और उन्होंने ने टेलीविज़न के बुनियादी डायरेक्टर्स की तरबियत की। इस बर्रे सग़ीर के अंदर और भी बहुत सारे ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, और भी ममालिक हैं, लेकिन उनका टेलीविज़न इतना पावरफुल मीडिया के तौर पे उभर कर नहीं आया जितना कि पाकिस्तान टेलीविज़न का आया। फिर आया फरियादी, हम उसका सर तोड़। पहले एक ड्रामा होता था, ड्रामे पर रिसर्च होती थी, ड्रामे की कहानी बनाई जाती थी। दुनिया के अंदर वो बात है कि वो ड्रामे जो कहानी की बुनियाद पर बनाए गए हैं वो कामयाब तरीन रहे हैं। अब हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में उठा के देख लें, उनकी बुनियाद कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई नॉवेल होता है। हमारे यहाँ जितने भी राइटर्स पुराने थे, हमारे अशफाक अहमद साहब मरहूम थे, हमीद काश्मीरी थे, मुन्नू भाई हैं हमारे, हसीना मोइन थी, फातिमा सुरैया बजिया थी, ये सब वो लोग थे जिन्होंने कि कहानी को मुंतखब किया और कहानी की बुनियाद पे उन्होंने ड्रामे की इमारत की बुनदकारी की। वजह उसकी ये थी कि वो हमारे ज़मीन की कहानियाँ थीं, हमारे ज़मीन से उगी हुई कहानियाँ थीं
और याद रखिएगा वही ड्रामा कामयाब तरीन ड्रामा होता है जो कि आपकी ज़मीन से उगे। और ये आप क्या कर रही हैं हमशीरा अजीजा? हम तो समझे थे कि आप चावल चुन रही हैं। अशर्फियाँ चुन रही हूँ मैं, ये मैली अशर्फियाँ अलग निकाल दी हैं। भाई आज के ड्रामे में मवाद बिल्कुल नहीं है, स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है, हिदायतकारी बिल्कुल नहीं है। आज का ड्रामा सिर्फ 3 बातों में मुनहसर है। एक तो ये है कि एक साहब हैं, उनका इश्क चल रहा है अपनी बीवी की बहन से। एक साहब हैं जिन्होंने किसी गलती की बुनियाद पे उनके नाजायज़ बच्चा हो गया, उस बच्चे की परवरिश उन्होंने संभाली हुई है। तीसरा टॉपिक है ये है कि एक खातून है, उनका इश्क चल रहा है, अपने शादीशुदा खातून है, उनका अपने दोस्त शौहर के किसी दोस्त से। इन 3 टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक नहीं है आपके पास। एक बात और याद रखिएगा, जब आप टेलीविज़न में काम करते हैं ना, आपको याद रखना होना चाहिए आप मुसलमान घराने से ताल्लुक़ है आपका, आपने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। चलो, तुमने ये फैसला किसी मजबूरी में किया है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने ये फैसला किसी मजबूरी के तहत नहीं किया है और ना ही मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। आखिर क्यों, किस लिए? तुम में ऐसी क्या कमी है? मुझ में जो कमी है वो आप नहीं जान पाएंगे। देखिए, उस जमाने में वही होती ना, डेडिकेशन होती थी, एक स्पिरिट होती थी। आपने ही काम करना है, आप उसके रूह में उतर जाते थे। आपने पूरी दुनिया में बताना है आप क्या करना चाहते हैं। आप एक इस्लामी स्टेट हैं, ये मत देखें आप क्या देखना चाहते हैं। मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाने में मजबूर करें आप। पहले एक डायरेक्टर की एक हैसियत होती थी, आज डायरेक्टर लीस्ट पे पहुंच गया है और एक्टर जो है ना डोमिनेट करा रहा है, वो डोमिनेटिंग पावर पे आ गया है। सर इतनी बड़ी बात मैं अपने घर वालों से कैसे छुपा सकती हूँ? ठीक है, तुम अगर चाहो तो उन्हें एतमाद में ले सकती हो, असल हमें ऊंच नीच देखनी पड़ती है और कोई बात नहीं। सर मैं अपनी अम्मी से बात करके बताऊंगी। नो डाउट सारी बातें उनकी जगह पर बिल्कुल सच लग रही थी कि आजकल के जो ड्रामा है उसमें इतना रिसर्च नहीं है, इतना काम नहीं है जितना कि उस वक्त के ड्रामा में था। और बाकी हम उसके झलकियां जो दरमियान में ड्रामों की देख रहे थे उससे हमें ये अंदाजा हो रहा था। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे, या वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको सीनियर और मारूफ ड्रामा राइटर हसीना मोइन से।
परफेक्ट रेसिपी हमने देखी और इसको देख के लग रहा था कि ये मैं भी खा सकती हूँ, कि मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है मुझे, और जब मैं यहाँ पर रेसिपीज देखती हूँ तो वो मैं खुद ट्राई कर सकती हूँ, खुद नहीं खा सकती हूँ, लेकिन आज की रेसिपी मुझे लग रहा है कि मैं भी खा सकती हूँ और वो सारे लोग भी खा सकते हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं। नाज़रीन, हम अपनी थीम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में माजी के ड्रामे अपनी मिसाल आप थे, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे, और स्टोरी और स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन और अदाकारी तक हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट और लाजवाब नजर आती थी, इसीलिए वो हिट होते थे। जी हाँ, तो बात हो रही है पाकिस्तान के माजी के ड्रामों की, तो आइए इन्हीं ड्रामों में कुछ की झलकियां देखते हैं और माजी की कुछ लोगों की बचपन की यादें भी ताजा करते हैं। अब्बा है मेरा, यहाँ है मंजिल, वही कटोरा। जब आप निकल आते अल्लाह तो आपके अब्बा हुजूर आज से तो नहीं कह रहे, वो तो हमसे कह रहे हैं, हमेशा बीच में बोलेंगे। आपकी फैक्ट्री किधर है? फैक्ट्री? मैं तो एक ट्यूटर हूँ सर, 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पढ़ाने की फैक्ट्री है ना आपकी? अगर सर आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है तो मैं फीस वाजिबी लूंगा। वाह भाई साहब, उठ उठ, यहाँ पे आप पर्चा दर्ज करवाने आए हो कि मुझसे ट्यूशन मांगने के लिए आए हो? बशीर, नाश्ता तू कभी बड़ा नहीं हो जाऊंगा यार, जल्दी क्या है। ये घर अच्छा है ना? घर तो अच्छा है, लेकिन किराया देते वक्त बच्चों आती तनख्वाह निकल जाएगी यार। लेकिन देखना फर्निश भी तो है। फर्निश तो है। बशीर जी सर, नाश्ता। सामा, तुमने ये फैसला किसी मजबूरी में किया है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने ये फैसला किसी मजबूरी के तहत नहीं किया है और ना ही मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। आखिर क्यों, किस लिए? तुम में ऐसी क्या कमी है? मुझ में जो कमी है वो आप नहीं जान पाएंगे। ये दरखास्तें नहीं है, ये ख्वाब है। इन गरीब लोगों के ख्वाब इन्हें तय करके रख दीजिए। जी सर, मैं समझी नहीं। ये इन लोगों के आंसू हैं, इनकी दुआएं हैं, इनकी इल्तिजाएं हैं। उन्हें बड़ी एहतियात के साथ फाइल में रख दीजिए। तो आपने देखी कितनी ज़बरदस्त हमने आपको झलकियां दिखाई, डेफिनेटली आपको फ्लैशबैक में ले गए आज, और ये ड्रामे किस तरह लिखे जाते थे, किस तरह शूट होते थे, कितने दिन लगते थे, ये सब जानेंगे लिविंग लेजेंड हसीना मोइन से। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में ड्रामों की तारीख के चंद काबिल जिक्र ड्रामों की झलकियों पर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और यहाँ आपको बताएं कि कामरा में एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ आवर बिलवड होमलैंड आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। जी, मनाजिर आप देख रहे थे कामरा से। कामरा में एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, जो कि अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। प्रोग्राम में एक दफा फिर बात करते हैं आज के ड्रामों के हवाले से और पिछले ड्रामों के हवाले से, और इन दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे, आहट, अंकल रूफी और कसक का शुमार पाकिस्तान के चंद सुपरहिट ड्रामों में होता है, और इन ड्रामों में एक कदर मुश्तरका है कि इन तमाम ड्रामों की कहानी जो है वो मैडम हसीना मोइन ने लिखी है। वाओ, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड मैडम हसीना मोइन से मुलाकात की और मालूम किया कि एक सुपरहिट स्टोरी का स्क्रिप्ट लिखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। टीवी पे दैट वाज 1973। तो उस वक्त तो वो लोग थे टीवी पे जो कि बेहद ट्रेन थे, पढ़े लिखे थे, जिनके अदब से भी जिनका ताल्लुक़ रहा था, अदब, शायरी और उलूम से स्कॉलर्स भी थे। तो वो तो एक और ही माहौल था। वो लोग इतने मतलब मेहरबान और इतने अच्छे लोग थे कि जिन्होंने
लोगों में टैलेंट अगर थोड़ा बहुत देखा होगा तभी उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, वरना तो बाहर ही कर देते। लेकिन वो मेरे साथ लगे रहे कि नहीं तुम लिख सकोगे, लिख सकोगी, लिखो। तो पहला ड्रामा जो मैंने दिया उनको वो कामयाब रहा, क्योंकि कॉमेडी थी उस वक्त। एक प्ले कामयाब हुआ तो एमडी भी आए, दूसरे लोग भी आए, एक छोटा सा फंक्शन हुआ, उसमें चाय दी गई हम सबको और लिफाफे दिए गए इनाम के तौर पे 200 रुपीज़। वो 200 रुपीज़ इतने ज़्यादा हमें लगे कि पहला इनाम था हमारा। तो एनकरेजमेंट इस तरह होता है। अब उसके बाद फिर मैं ना नहीं कर सकी। ऐसे लोग आपके साथ हों, आपके सर पे हाथ रखे हों, जो आपको बढ़ावा दे रहे हों या इनकरेज कर रहे हों, तो आपका भी दिल चाहता है कि जान लगा दें आप इसमें। तो हम लोग जान लगा देते थे, सुबह से बैठते थे रात तक। डायरेक्टर क्रेडिट नहीं ले सकते पूरा, एज ए डायरेक्टर क्रेडिट नहीं ले सकते, ना आर्टिस्ट ले सकता है। तीनों मिल के काम करते हैं और उसके बाद कैमरामैन और उसके बाद डिजाइनर्स और सब साथ होते हैं। तो उस वक्त ये था, यूनिटी थी। यूनिटी जो थी इसने हमें कामयाब किया है। आज यूनिटी नहीं रही है। आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग, आपके जुमले और आपका कहानी की बुनत जो होती है कि आप कहाँ पे जोर दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है आप मैसेज क्या दे रहे हैं और वो मैसेज कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात सबसे बड़ी। और चैनल बदलते जाएं तो आपको लगेगा आप एक ही ड्रामा देख रहे हैं। वही बात वहां पे वो सास लड़ रही है, उधर नन लड़ रही है, उधर बहू कुछ कह रही है, उधर मियाँ डांट रहा है, उधर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपने मुआशरे का, किस कदर नुकसान हो रहा है कि लोगों को क्या क्या बातें जा रही हैं, क्या अल्फाज आ रहे हैं। आप अपनी तहजीब से हट गए हैं, आप अपने जो इक़दार थे उससे हट गए हैं। आपका वेलकम बैक। आपने बहुत सारी झलकियां देखी, खो गए होंगे इसमें, इसी वजह से मैंने वापस वेलकम बैक कहा है। और आपने जितने खूबसूरत ड्रामे देखे, जितनी खूबसूरत उनकी स्टोरीज, जिन लोगों ने ये ड्रामे देखे होंगे जब ये ऑन एयर या टेलीकास्ट हुए होंगे तो उनको इसकी सारी स्टोरीज भी दिमाग में आ गई होंगी। बहुत से तो मैंने भी देखे हुए हैं। लिहाजा इस पर बात करने के लिए, इनकी स्टोरीज के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ड्रामों की कहानी लिखने वाली वन एंड ओनली मैडम हसीना मोइन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बस। अच्छा, अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल 70s 80s के ड्रामास और आज के ड्रामास की भी बात करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि डेफिनेटली आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह से आपका इतना नाम है, इतना ज़बरदस्त आपने लिखा, इवन आपने रेडियो के लिए भी ड्रामाज लिखे और इंडिया से भी आपको राज कपूर ने ऑफर दी। वो हमारे मुल्क के और उनके मुल्क के ताल्लुकात ठीक नहीं चलते तो खैर वो आप नहीं कर पाए। वहाँ से दो सीरियल की। तो कैसा रहा ओवरऑल, आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? देखो, अपने मुल्क के लिए काम करने में बड़ी खुशी भी होती है, फ़ख्र भी होता है। जैसे इंडिया में जब उन्होंने सीरियल लिखवाई, राज कपूर की तो बात अलग थी। हाँ। तो उन्होंने बेचारे ने 3 साल मुझे ढूंढा, उसके बाद मैं मिली, टीवी पे फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा चलिए ना लिखें, आप मिलने आ जाएं। तो मैं मिलने चली गई थी। उसके बाद उन्होंने आखिरी दिन सारा इंडिया घुमाया, मुझे बहुत इज्जत दी, सब कुछ। और उसके बाद आखिरी दिन वो बैठ के यहाँ पे मेरे पास रोने लगे, कहने लगे अगर आप नहीं लिखेंगी तो मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैंने कहा ये 7 साल का ख्वाब है। अब मैं भी रोने लगी फौरन कि ये तो गजब हो गया। मैंने कहा नहीं सर आप रोइए नहीं प्लीज, मैं लिख दूंगी लिख दूंगी लिख दूंगी। तो हिना फिल्म के लिए आपको अप्रोच ये 88 की बात है। अच्छा अच्छा, सही। तो फिर मैंने इजाज़त ली यहाँ से, फिर लिख दिया था वो। लेकिन ये कि ये खुशी होती है कि वहाँ पर हमारा पाकिस्तान का नाम चल रहा है। जो दूसरी सीरियल मैंने लिखी थी कश्मकश,
वो दूरदर्शन पे आई थी। अब आप बताएं, दूरदर्शन पे पाकिस्तानी नाम नहीं आ सकता और 13 हफ्ते तक मेरा नाम चला। मुल्क के लिए काम किया, उसी ऑनेस्टी के साथ उस मुल्क के लिए भी काम किया और इसी तरीके से वो कहते हैं ना, दिल की बात दिल तक पहुंची। हसीना साहबा, हमने आपके अभी जो ड्रामे देखे और जो मुझे इनमें से याद है या मैंने जो अभी देखे हैं, उनमें मुझे ये एक चीज़ बड़ी मुश्तरक नज़र आती है। एक खातून के ऊपर, ख़वातीन को ख़ास तौर पर आपने टॉपिक बनाया और लड़की के मसाइल, औरत के मसाइल, और वो हर लेवल की, चाहे वो बहुत गरीब है चाहे वो बहुत अमीर है, बड़ा इस पर फोकस किया आपने। तो आपने क्या सोचा हुआ था कि मैंने औरत के ऊपर ज़्यादा काम करना है? नहीं, ये सोचा हुआ तो नहीं था, लेकिन ये मुझे जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की थी, ये मुझे एहसास हो गया था कि हमारे लिटरेचर में औरत को इंतहाई मजलूम दिखाया जाता है और ये कि वो बेचारी मजलूम भी है, खाने भी पका रही है और मियाँ साहब दूसरी शादी भी कर लाए हैं तो उसके लिए भी ट्रे सजा के ले जा रही है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी अम्मा से कहा करती थी, अम्मा ये बिल्कुल गलत है इस तरह, क्योंकि हमारे घर का माहौल ज़रा मुख्तलिफ था कि बहुत अब्बा अम्मा में दोस्ती और हम लोगों में सब में दोस्ती थी। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई औरत इतना बर्दाश्त करे। तो खैर वो तो आई गई बात हुई, लेकिन जब ड्रामा लिखा मैंने तो शायद अनकॉन्शियसली मेरे जहन में ये बात थी कि लड़की को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद का ये कहना था कि कभी किसी लड़की पे हाथ ना उठाना, मतलब ना कोई अम्मा नानी कोई भी जो होगी वो लड़की को कभी नहीं मारेंगे। अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप डांट लें, उन्हें समझा दें, लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो हर माँ बाप अगर अपने बच्चों को ये सिखाएं तो मैं कहती हूँ माशरे में कितनी ये तो तहजीब है हमारी। जी बिल्कुल जी। अच्छा, आप मैं पूछ रही थी कि डेफिनेटली आपके जो काम करने का स्टाइल है, आप बड़ी चूजी हैं, बड़ा मुनफरिद लिखती हैं, बड़ा मुनफरिद काम करती हैं। तो जितनी मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी, जितना आपके बारे में जाना, तो मुझे ये पता लगा कि लोग जाते थे रिश्ता देखिए कि ड्रामास के लिए मुझे कैसी लड़की चाहिए होगी, क्योंकि आपका यही कहना था कि जी मैं पहले कैरेक्टर अपने जहन में सोचती हूँ और उसके बाद फिर स्क्रिप्टिंग। तो इसके बारे में कुछ बताएं, कोई ऐसा वाकया हो देखी हो बंदी और आपने कहा भाई इसी से मुझे एक्टिंग करवानी है? एक दफ़ा हम लोग, अब लड़कियां तो जाहिर है नई लड़कियां ढूंढना, और उस जमाने में अब से आप 40 इयर्स बैक बड़ा मुश्किल था कि लोग लड़कियों को नहीं आने देते थे। अभी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी भी मुश्किल एग्जैक्टली। जगह में जाना था जो किसी पुलिस आईजी का घर था। अच्छा। हमने सुना था उनकी भांजी बड़ी प्यारी है तो चलो देखते हैं। तो मैं और शीरीन अजीम, मोहसिन अली साहब, वो दोनों डायरेक्टर्स मेरे साथ काम करते थे। यानी मैं लिखती थी, एक एपिसोड वो करते थे, दूसरा एपिसोड शीरीन करती थी। तो मोहसिन साहब ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मार खाऊंगा, तुम दोनों जाओ के अंदर। सही। खैर हम लोग गए, उनसे बातचीत की, बहुत अच्छी तरह मिले उन्होंने जी। वो बच्ची को भी उन्होंने भेजा और एक कर्नल साहब थे, नहीं ब्रिगेडियर साहब, उनकी बेटी हमें अपनी सीरियल थी परछाइयाँ, आपने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन वो बॉम्बे में भी एकेडमी में दिखाई जाती है। अच्छा। हाँ, खूबसूरत सब्जेक्ट। जी जी जी। तो उसमें जो लड़की हमने ली ब्रिगेडियर साहब की, छोटी सी लड़की थी उस वक्त, वो 13-14 साल की है। मैं उतने खैर उन्होंने कहा ये पढ़ रही है, मुश्किल होगा। हमने कहा ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, छोटा छोटा रोल है, हम फौरन वापस भिजवा देंगे इसको आप। उन्होंने भेज दिया, लेकिन वो थे तो ब्रिगेडियर साहब, थोड़े दिन 2 एपिसोड गुजरते, तीसरे पे वो कहते अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, पढ़ाई का रहा है। अरे भाई पढ़ाई का रहा है, हमारा क्या बनेगा आगे। तो हम लोग फिर पहुंचते थे उनके पास, फिर उनकी खुशामद तो आपको पूरा हो गया, फिर वो सीरियल काम किया, पूरा सीरियल हो गया। उनका नाम आप नाम मेंशन करेंगे उनका कि इतनी मुश्किल से जिन्होंने आगे काम किया है? बच्ची का नाम है लुबना। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो आप करने लगी है। अच्छा, बड़ी होके करने लगी है, उस वक्त मुश्किल थी। अच्छा सही। एक चीज़ हम जो पुराने ड्रामों में देखते थे और एक चीज़ जो आजकल के ड्रामों में देखते हैं, हम उसको बड़ा अच्छे से जस्टिफाई कर लेते हैं कि अब बहुत ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इस वजह से टाइम नहीं है देने के लिए, और इसी तरह एक्टर्स के पास टाइम नहीं है जिस तरीके से पहले एक्टर्स टाइम दिया करते थे अपने एक ड्रामा के ऊपर फोकस करके, उतना टाइम अब नहीं दिया जा सकता। ये सारी जस्टिफिकेशंस अब सामने आती हैं अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने और नए ड्रामास को।
आप किस तरीके से देखती हैं उस काम को जो आजकल हो रहा है, या फिर आपके वक्त में जो हुआ? देखिए, हमारे वक्त में आप सही कह रही हैं कि एक ही चैनल था, तो हम लोग तो सुबह से जो जाते थे तो रात तक बैठ के, क्योंकि वो जो एक एपिसोड बनता था वही एपिसोड चलता भी था, तो हमें तो दिन रात का काम था हमारा, मेहनत लगन सबकी, प्रोड्यूसर्स की भी, डायरेक्टर्स की, मेरी, और हमें मशवरा देने सेट डिजाइनर्स के लोग भी आ जाते थे, कैमरे के लोग भी आ जाते थे, सारे कुछ मतलब पूरा टीवी इकट्ठा हो जाता था कि भाई ये ड्रामा जा रहा है, अब ऑन एयर हो रहा है, हाँ, अब बेहतर होना चाहिए। अब का ये है कि अब जो ड्रामे हो रहे हैं वो बेतहाशा हैं तादाद में। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं कहती हूँ कि कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने सारे ड्रामे देखे होंगे, क्योंकि आप दिन में हर आपके पास चैनल है, 80s 90s चैनल हैं आपके पास, हर रोज हर चैनल पे 2 या 3 ड्रामे चलते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई देखेगा? तो हम तो देखते ही नहीं है। सही। फिर दूसरी बात इन लोगों ने ये की है कि अपनी आसानी के लिए, आई एम सॉरी टू से, चैनल्स वालों ने अपनी आसानी के लिए उन्होंने डाइजेस्ट के जो कहानियां थी, उसको उन्होंने ड्रामे बनवा लिए हैं, तो वो तो कुछ लोग पढ़ चुके थे, जो लोग डाइजेस्ट पढ़ते हैं वो लोग पढ़ चुके थे, तो एक दफा मुझे मरी में उन्होंने घेर लिया खवातीन ने, अच्छा हम तो ये पढ़ चुके थे, फिर से आपने दिखाना शुरू कर दिया। हाँ। मैंने कहा भाई हमने नहीं दिखाया, किसी और ने दिखाया। वो जाहिर सी बात है ना, आप जिस तरीके से लिखती थी रियल स्टोरीज के ऊपर, कैरेक्टर बना के और पूरा देख के स्क्रिप्टिंग करके कैरेक्टर सोच के, उसकी बात ही अलग है। अच्छा, आप अभी जो इस जो हमारा ये जो दौर है, अब जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं उसमें रिहर्सल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हीरोइन फाइनल हुई, सीन फाइनल है, 1-2 दफा पढ़ा और उसके बाद जैसा तैसा हुआ कर दिया, और एक शूट से दूसरे शूट पे जाना है। बिल्कुल, सिर्फ अपना रोल पता है। इवन लोगों को पूरी सीरियल की सोप की कहानी भी नहीं पता कि इसके एंड में कौन है, या उस सीरियल में कितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जबकि आपके टाइम पे जो है बहुत सारी रिहर्सल होती थी, मतलब 15-20 दिन तक स्क्रिप्ट की रीडिंग होती थी। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या फर्क है, मतलब आज जो ये बिल्कुल कट टू कट काम होता है और पहले जो बिल्कुल एक सोच के समझ के काम होता था, क्या जमाना जो है वो कमर्शलाइज्ड हो गया है, बिल्कुल सब मनी माइंडेड हो गए हैं लोग, और एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो 6 ड्रामों में काम कर ले ताकि पैसा बना ले, क्योंकि आर्टिस्ट की उम्र कम होती है, दैट मच आई नो, कि जाहिर है कितने दिनों काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल कर सकता है, तो वो चाहता है 10 साल में करोड़पति तो बनी जाऊं मैं, और बन गए हैं बहुत सारे लोग। वो यही होता है कि 1 घंटे को इधर आए और उन्होंने कहा अच्छा देर हो रही है तो आप मेरे जुमले जो है रिकॉर्ड कर लें। exactly. मैं यहाँ बैठी हूँ जैसे, और आप मैं इस तरफ देख के बोल दूंगा या असिस्टेंट की तरफ देख के बोल दूंगा। एक दफा मैंने वहीं पे एतराज किया था, मैंने कहा बात सुने, असिस्टेंट जो है आपका इस कदर बदसूरत, उसको देख के वो लड़की कैसे रोमांटिक जुमले बोलेगी। हमारे सबकी क्लास लगानी है आज। अच्छा, मैंने कहा वो लड़की तो बोल ही नहीं सकती, मतलब कि आप नहीं कर सकते इस तरह, ये दीवार को देख के आप बोल रहे हैं, जब तक रिस्पॉन्स ना मिले जब तक आप नहीं बोल सकते। मतलब जज्बात भी इंसान के उसी वक्त आते हैं जब बिल्कुल एक टीम वर्क हो चुकी है। लेकिन अगर आप अब जो सूरत हाल जिस तरह आपने खुद देखा और बता रहे हैं आप, ये अब की सूरत हाल को किस तरह सही किया जा सकता है? कोई चांसेस नजर आते हैं, कोई रास्ता है कि हाँ यार इसके, या फिर बाउंड कर दिया जाए कि भाई आपने इतना काम करना है, इससे ज्यादा एक वक्त में नहीं करना? ये कौन इस तरह के कोई भी नहीं करेगा। हमारे जमाने में चाहिए एक बंदा, हमारे जमाने में पीटीवी अलग एक ही चैनल था, लेकिन उस वक्त ये था कि अगर आप एक सीरियल में काम कर रहे हैं तो दूसरे में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अब कुछ प्रोडक्शन हाउसेस जो है ना, उन्होंने अपने सर्टेन काइंड ऑफ एक्टर्स को जो है लेके हायर किया हुआ है, वो बस उन्हीं की प्रोडक्शंस के ड्रामे कर रहे होते हैं। कुछ है इस तरीके से कि वो अगली प्रोडक्शन नहीं करते। अच्छा, अगर हम बात करें ड्रामास की, तो डेफिनेटली जो हमारे पुराने जो आपके लिखे हुए ड्रामास हैं उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा आपका राइटिंग प्ले जो आपको आज तक याद हो और आपका मास्टरपीस हो, आप समझती हो कि वो जो मैंने वो लिख दिया ना, वो बस अंत हो गया? देखो, एक तो मुझे संसार अपना लिखा हुआ प्ले, अच्छा, वो इंडिविजुअल प्ले था, और प्ले वो कंपटीशन प्ले था, यानी 75 में वो हुआ था, और 5 स्टेशन से प्लेस गए थे। हमारे यहाँ से कराची से गया था जो प्ले, वो उसका नाम था संसार। अच्छा। और उसे शिरीन ने
डायरेक्ट किया था, लिखा मैंने था। और वो प्ले जो था छोटी सी बात पे था, मतलब हर प्ले का कोई मैसेज तो होना चाहिए ना, बगैर मैसेज के तो कोई बात नहीं बनती। तो उसमें ये मैसेज था कि एक जर्नलिस्ट ने किसी डॉक्टर के बारे में एक जुमला लिख दिया था कि वो शादी जब उसकी हुई तो उसके साथ एक बच्ची भी गई, तो ये बच्ची कौन थी? अच्छा, बच्ची वो थी कि चूंकि वो डॉक्टर थी, वहाँ पे एक औरत का इंतकाल हो गया था, उसका कोई पूछने वाला नहीं था, तो उसने उस बच्ची को लाके अपनी मम्मी को दे दिया था कि इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और कर लिया था। और बहुत प्यार करती थी उससे। फिर जाहिर है शादी हुई तो डॉक्टरी से हुई, वो भी वहीं थे। अच्छा, तो वो ले गई उसे। लेकिन उसके बाद जो बातें फैली हैं और जो अखबारों में और जगह जगह, तो वो जो जोड़ा था, जो इतना लविंग कपल था, वो खत्म होता चला गया, दूर हो गया। सो सैड। तो ये वाली कहानी थी जो मुझे अपनी ड्रामों में। फिर मैंने एक ड्रामा लिखा था जिसे सानिया ही ने किया था, वो था उसके ऊपर कराची में जो स्नैपिंग होती है, स्नैप फायरिंग जो होती है कि कभी किसी को मार दिया। वो उसमें भी मैंने छोटी सी बच्ची एक रखी थी, मियाँ बीवी थे, छोटी सी बच्ची थी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। बिल्ली पाली हुई थी उसने। वो आखिर में था कि बिल्ली बाहर भागी, बच्ची उसके पीछे भागी, सिर्फ हमने फायर की आवाज सुनाई और उसके बाद रोक दिया वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बातों से जो मैंने अंदाजा लगाया है, कहीं ना कहीं हकीकत की चीज उठाकर ड्रामा में नजर आई। और दूसरी एक और चीज जो आपने काफी अच्छी बात कही कि ड्रामे का मैसेज तो होना चाहिए। अगर कोई ड्रामा चल रहा है तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो इससे कुछ आपको देखने को मिला या आवाम को कुछ सीखने को मिला। मैम, इन शॉर्ट जल्दी से ये जानना चाहूंगी, अभी आपका कौन कौन सा काम चल रहा है, या अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम? 6 साल से कुछ नहीं लिखा था। हाँ, क्योंकि मैं बीमार थी। तो इसलिए मैंने लिखना छोड़ा हुआ था। लेकिन फिर पिछले दिनों एक मैंने प्ले लिखा था, वो अच्छा हुआ, बस कॉमेडी थी और जो कुछ था। लेकिन अब मैंने एक फिल्म लिखी है स्कॉटलैंड में। वो अगर आप लोगों ने देखा हो, स्कॉटलैंड में जाके मैंने 2 सीरियल्स की थी, आंसू और देश परदेश। वहाँ के लोगों के शेख साहब का उन्हीं का ये है। उन्होंने मेरी कहानी को लेके और उस पे डायलॉग्स लिखवाए हैं। तो मैं 1 महीने वहाँ बैठ के इतनी खूबसूरत जगह पर अकेले पूरा लिख के आ गई। तो वो होगा। हाँ, बिल्कुल। और डेफिनेटली वो जब मूवी आएगी तो वो सबसे अच्छी मूवी होगी, क्योंकि उसको आपने, क्योंकि उसमें स्टोरी भी है, मैसेज भी है। मैम, आपने लिखा है तो ऑब्वियस उसमें स्टोरी जरूर होगी। और मैंने जिस तरीके से सुना, आपने कहा कि पिछले 6 साल से इतना ज्यादा काम नहीं किया, बल्कि रुकी हुई थी। तो हमारी कोशिश है कि नहीं भाई, आप काम करें, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको हमारे साथ रखे, बहुत सेहत के साथ, और इसी तरीके से अच्छा और बेहतरीन और खालिस काम हम लोगों को देखने को मिलता रहे। मैम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत शुक्रिया तुम लोगों के बुलाने का और ये समझने का कि आजकल जो हो रहा है औरत के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आप जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो जनाब, हमने आपको मिलवाया लिविंग लेजेंड से, और कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की। और सादिया, मेरे जहन में इतने सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन क्योंकि गुड मॉर्निंग आज में टाइम होता है कम, तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद थी ब्रेक से पहले हसीना मोइन, और उनकी बातें आपने सुनी। काफ़ी अरसे के बाद उनकी बातें इस तरीके से सुनने को मिली हैं, और वो कि जिस तरीके से कह रही थी काफ़ी अरसे से वो गायब हैं स्क्रीन से, लेकिन अब वो फिल्म के साथ वापस आ रही हैं। तो ये चमकते सितारे जो बहुत पहले से हमारे साथ हैं, और अब के चमकते सितारे हमारे साथ जो रोज़ मौजूद होते हैं, आज कौन है सब हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल, हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट पे, और अनम का भी बहुत फेवरेट सेगमेंट था ये, जो कि है पाकिस्तान के चमकते सितारे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नजम, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बल्कि बहुत अच्छे तो बहुत कम बोला, बहुत बेहतरीन सिंगिंग करते हैं। बिल्कुल नजम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हियर अगेन। थैंक यू। बहुत अच्छा गाते हैं आप, और याद है आपको जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान के चमकते सितारे तो हैं ही, लेकिन साथ साथ आप पाकिस्तान की वॉइस भी हैं, पाकिस्तान की आवाज़ भी हैं। तो करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए।
ये उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब के घराने की ठुमरी है, ये मैंने पहले भी यहाँ पे गाई थी, तो ये मैं आपके लिए गाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुस्कुरा के स्टार्ट करेंगे आपकी इजाज़त से। यस। मोरा सैया मुझसे बोलना, सावन बे तो जाए पहरवा, सावन बे तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें न आए, चैन हमें न आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहर, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा से बोले ना, मोरा सुपर सुपर नजम, मुझसे बहुत अच्छे से मतलब का, और जितनी ऊंचाइयां निचाइयां इसमें है, हाई नोट भी आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उठाया, और मतलब बाकी बहुत जबरदस्त। सिर्फ क्लासिकल गाते हो भी हैं जो आजकल ज्यादा चल रही हैं, या ज्यादा इन है, या ज्यादा कमर्शियल मैं कहूंगी कि हैं, वो चीजें भी पसंद हैं, उसमें उन टाइप्स में भी गाते हो? इतना ज़्यादा फोकस अभी फ़िलहाल जो है चीज़ों की तरफ नहीं है, जैसे रॉक करता हूँ मैं, लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस में हूँ मैं, लेकिन इसके अलावा मैं अभी कॉन्सेंट्रेट है मेरा क्लासिकल के ऊपर। सही नहीं, अच्छा है, बेस अगर क्लासिकल है ना, तो मैं कहती हूँ बाकी सारी टाइप्स जो हैं आपकी, वो आपको सीखने में भी आसान होती है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा नजम, डेफिनेटली मैंने आपके फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे लिंक्स भी देखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, गा भी रहे होते हैं, गिटार के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जैमिंग करते हैं आप, ये क्या राज है, ये बताएं ज़रा सा। गिटार म्यूज़िक है, लेकिन जब वो मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ बजाते हैं, मुस्तफ़ा, हाँ, उनके गिटार में इतनी पावर है कि मैं फिर जोश में आ जाता हूँ। अच्छा, हाँ वैसे मैंने देखा है बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो गिटार प्ले करते हैं, और आप जोश में आ जाते हैं गिटार की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको ना गिटार के साथ बुलाएंगे डेफिनेटली। अभी नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग सुना रहे? मैं आपको ये सुना रहा हूँ, दिल धड़कने का सबब याद आया है। अच्छा, दिल धड़कने सबसे पहले इसे मैडम ने गाया था, हाँ। उसके बाद देन उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब ने इसे राग बागेश्वरी में कवर किया, और 2-3 रागों में। ओके चलें। सना ना
दिल धड़कने का सबब आया, याद आया, दिल धड़कने का सबब आया, याद आया, हो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, याद आया, बैठ कर साया गुल में नासिर, बैठ कर साया गुल में। ओके नजम, बैठ कर साया गुल में नासिर, आप बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो गाना गा रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की आपकी बॉन्डिंग है क्लासिकल सिंगिंग के साथ। हमारे शो पर आपका बेइंतहा शुक्रिया। सादिया, आपको कैसी लगी हमारे चमकते सितारे की बेहतरीन सिंगिंग? बेहतरीन। और सब आप जिस तरीके से बता रही थी कि पहले भी आ चुके हैं, तो मैंने तो इनसे जो पहला गाना इन्होंने गाया है, मैंने तो इनसे बाकायदा उसके लिए फरमाइश की थी कि बहुत बेहतरीन। और आजकल के नए आने वाले सिंगर्स में जो क्लासिकल पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इनको सुनकर, नजम को सुनकर मुझे लगा कि नहीं यार, क्लासिकल पर भी काम हो रहा है और उसको भी लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नजम, आप हमारे शो पर आए, ऐसे ही गाते रहिए और पाकिस्तान का और गुड मॉर्निंग आज का नाम रोशन करते रहिए। जनाब, ये तो था हमारा आज का शो और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हम आपको लेकर गए हैं फ्लैशबैक में। तो हमारे शो का टाइम अब खत्म हुआ चाहता है और यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर हमें अपने इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं, तो फिर आप भी चमकते सितारे का हिस्सा बन सकते हैं। जाने से पहले कुछ कहना चाह रही थी आप? बिल्कुल, मैं यही इजाजत ही लेना चाह रही थी कि अब कल एक दफा फिर नए लोगों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सुबह के साथ और आज की तरह इंतहाई फ्रेश मॉर्निंग के साथ हाजिर होंगे। अभी इजाजत। जी हाँ, जाने से पहले आज की अच्छी बात कि अगर आप अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं तो बुलंद आवाज के जरिए नहीं, दलील के जरिए साबित कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।